स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक और हम कर रहे थे क्लास 10th की एसएसटी एसएफ का चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारा पूरा हिस्ट्री का सिलेबस या फिर हिस्ट्री का पोर्शन जो है वो कवर हो चुका है। अब चैप्टर 4 से हम एंटर करने वाले हैं ज्योग्राफी के अंदर और उसका हमारा चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आई होप कि ये चैप्टर बहुत आसान है, वैसे तो है, और उम्मीद ये करता हूं कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि इतने आसान चैप्टर में से भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो शायद हमने नहीं पढ़े, है ना, क्योंकि ये इंटरनेशनल ओलंपियाड है भाई, है ना, ये बहुत प्रो लेवल के क्वेश्चंस बनाता है। सो कुछ आसान, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैन सोलर एनर्जी बी कैटेगराइज्ड। अब बुक के अंदर तो हमने बहुत इजी लैंग्वेज से पूछा है, यहां घुमा के पूछ लिया कि भैया कौन सी कैटेगरी के अंदर सोलर एनर्जी जो है वो आती है। चार ऑप्शन हमारे पास, फ्लो रिसोर्सेज, नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या फिर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब सन की बात करें तो एग्जॉस्ट तो नहीं हो सकता फिलहाल, अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं, फिर ह्यूमन मेड कदाचित नहीं, नॉन रिसाइकेबल नहीं, तो ये कौन से में आ जाएगा, ये फ्लो रिसोर्सेज में आ जाएगा। इट मींस ऐसे रिसोर्सेज जिनका फ्लो जो है वो कंटिन्यूस चलता रहता है, जिसमें पानी भी यानी वाटर भी शामिल है, वाटर एंड एयर, है ना, इनका फ्लो क्या रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, तो फ्लो रिसोर्सेज के अंदर या इस कैटेगरी में ये आते हैं, है ना। तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट का ए हो गया। सर इतने आसान है? हाँ, कुछ इतने आसान है, कुछ उतने ही कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल नहीं है। देखो सेकंड क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। रिसोर्स डेवलपमेंट के दौरान इनमें से कौन सी जो है प्रॉब्लम नहीं है, है ना, बाकी सारी प्रॉब्लम है, तो हमें एक ऐसे इसमें से अच्छी चीज ढूंढनी है। अब चलो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं क्या बोला, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सैटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ याद आया, है ना, ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट महात्मा गांधी का दिया गया है ना, कि इस धरती पर इतने रिसोर्सेज हैं जो किसी की नीड्स को कंप्लीट कर सके, सेटिस्फाई कर सके, बट इतने नहीं है जो किसी की ग्रीड को पूरा कर सके, है ना। लालच कितना ही हो वो कभी पूरा होता ही नहीं है। तो भैया इसने पूछा नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम है बट इसका आंसर नहीं होगा। फिर देखो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सबके अंदर, तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फिर देखो एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कि किसी कम लोगों के पास रिसोर्सेज का एक्सेस होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो है ना, ये क्या है, ये तो प्रॉब्लम है सर। फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी क्या है, ये भी प्रॉब्लम है सर, है ना। तो यहां पे कौन सी ऐसी चीज है जो प्रॉब्लम नहीं है, वो है इक्विटेबल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी सेकंड का क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। समझ में आया? इतना आसान है ना, बहुत ही आसान है, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, ऑप्शन को रीवेरीफाई करना होता है। क्लियर? अगला देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। हमें इनमें से इनकरेक्ट मैच जो है वो सेलेक्ट करना है। बोल रहा है एक तरफ तो हमें स्टेट बताए गए हैं, दूसरी तरफ बताया रिच इन रिसोर्सेज, है ना, कि ये कौन से रिसोर्सेज के अंदर रिच है। बहुत सिंपल सा है, हमने क्लास के अंदर पढ़े। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश मतलब इंडिया का बिल्कुल बीच का पार्ट, है ना, जहां से सदर्न एरिया या फिर डेक्कन प्लेट्यू का कुछ पार्ट जो है वो शुरू होता है। जहां प्लेट्यू आ गया वहां क्या अच्छे खासे मिनरल्स पाए जाते हैं, सही बात है। तो सर मध्य प्रदेश का मिनरल जो ये मैच है ये तो करेक्ट है सर, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश। अब देखो यहां पे अरुणाचल प्रदेश की बात की गई है किसके साथ, कोयले डिपॉजिट के साथ, जबकि ये मैच जो है वो इनकरेक्ट है। सर ऐसा क्यों? अरुणाचल प्रदेश है ना ईस्टर्न एरिया के अंदर आता है, पहली बात, है ना, और हिली एरियाज है, तो यहां पे सर वाटर रिसोर्सेज जो अगर मैं कहूं वो बहुत ज्यादा है, इनफ है, बट अगर यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं
तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहां पर इतना नहीं है, मतलब कि पूरा लो है। किसके अंदर? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अरुणाचल प्रदेश में इतना नहीं है, वहां वाटर रिसोर्सेज अच्छा है। अब मैं वाटर की बात क्यों कर रहा हूं, पता लग जाएगा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो ये मैच है बिल्कुल इनकरेक्ट है, कोयला डिपॉजिट वहां पे नहीं है। फिर बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख कल्चरल हेरिटेज, जी हां, लद्दाख वैसे तो देखा जाए रेस्ट ऑफ इंडिया से पूरा आइसोलेटेड है ना। लद्दाख डेजर्ट एरिया घूमने के लिए बहुत अच्छा है ना। कल्चरल हेरिटेज वहां का बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज क्या है, बिल्कुल लो है, बहुत कम है। यहाँ पानी ना के बराबर है, बट फिर भी कल्चरल हेरिटेज है। अरुणाचल प्रदेश जहां पे पानी बहुत ज्यादा है, इनफ वाटर है, बट वहां पे डेवलपमेंट पूरा नहीं है, जबकि लद्दाख में ऐसा नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे बिल्कुल सही है लद्दाख वाला भी। राजस्थान की बात करते हैं, सोलर एंड विंड एनर्जी। अरे भैया, राजस्थान में तो आंधी तूफान और धूप भर भर के है ना। तो इसीलिए सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो है राजस्थान जैसलमेर में लगाए जा रहे हैं, किसके? सोलर सिस्टम के। ठीक है, तो यहां पे हमारा थर्ड का क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। पता नहीं लगता इसमें, है ना, बट जब आप कंपेयर करोगे दूसरी चीजों से जो आपको पता लगेगा भाई हाँ यहाँ पे फॉल्ट होगी। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का देखो, पहले तो ये कि हमने कोयले के डिपॉजिट के बारे में पढ़ा नहीं अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा ये कि दूसरा ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं जिसको हम कंसीडर कर सके। लद्दाख कंसीडर कर सकते हैं क्या? सर कल्चरल हेरिटेज में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप नहीं कह सकते कुछ। तो पीछे क्या बचा? अरुणाचल प्रदेश, है ना। छोटी सी बात थी, पर हाँ हथौड़े की वार जैसी थी। क्लियर? चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द स्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज प्लानिंग के स्टेजेस क्या क्या हो सकते हैं? देखो सीबीएसई में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं। आरबीएसई, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। वो आपको या तो एमसीक्यू में पूछेगा या फिर लॉन्ग आंसर में पूछेगा, और ज्यादातर लॉन्ग आंसर में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या? वो बस आपको रिसोर्सेज प्लानिंग के स्टेप पूछते हैं आपको बताने के लिए, 3-4 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके। पहला बोल रहा है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। क्या करें? पहले रिसोर्सेज को पहचाने, आइडेंटिफाई करें, और फिर उनकी इन्वेंटरी मतलब एक डाटा लिस्ट बना ले जिसके अंदर हमें पता हो कि कहां कहां पे कितने रिसोर्सेज है कंट्री के अंदर। बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, फिर बोल रहा है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोव्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स। और जो हमें मिला है उसके लिए हम प्लान बनाए, स्ट्रेटेजी बनाए, किस तरह से करना है, इंस्टीट्यूशन जो सेटअप करें, उसका डेवलपमेंट करें ताकि रिसोर्सेज के लिए इजी हो जाए उसको निकालना। करेक्ट है। फिर बोल रहा है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, कि जो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हम कर रहे हैं हम मेक श्योर करें कि उस रिसोर्सेज से एक नेशन को, कंट्री को बेनिफिट होगा, उसका डेवलपमेंट भी साथ में होगा, तभी उसको निकालने का या फिर यूज करने का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है ना। तो हमें ये मेक श्योर करना होता। तो ये बात बिल्कुल क्या है? करेक्ट है सर। ठीक है, इट मींस ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? डी हो जाएगा। क्लियर? बहुत आसान है ना। मैं तो कहता हूं इस क्वेश्चन को आप अच्छे से क्या कर लो, एक बार रिवाइज कर लो। क्यों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखता आसान सा है बट हाँ नंबर अच्छे दिला देता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। फिर से हम इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करने को बोल रहे हैं। अरे बहुत आसान सवाल लग रहा है मेरे को। एलुवियल सॉइल मोस्ट वाइडली स्प्रेड इन इंडिया। एलुवियल सॉइल हमने देखा था ना, कहां सर? नदर्न एरिया में, है ना, या फिर नदर्न प्लेन्स की मैं बात कर लूं, देखते हो ना सर, पूरा गैंगेटिक प्लेन्स जो है वो इसी सॉइल से तो बना हुआ है, और मोस्ट कल्टिवेटेड सॉइल क्या है? यही है। तो बस भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली भी ये सॉइल है और कल्टिवेटेड भी है ये, पहला राइट है। दूसरा बात करते हैं ब्लैक सॉइल, हाई कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ब्लैक सॉइल क्या करती है? कैपेसिटी है उसमें अच्छा मॉइस्चर होल्ड करने की। जी हां, और इसी ब्लैक सॉइल का एक दूसरा नाम है जिसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं। और ये किसके लिए अच्छी है बच्चों? हर बार मैं बताता हूं ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन के लिए अच्छी है।
किसके लिए अच्छी है, इसीलिए ब्रिटिश टाइम्स और उससे पहले से ही भारत का कॉटन जो है वर्ल्ड क्लास का कॉटन रहा है। नेक्स्ट देखो, फिर बोल रहा है रेड एंड येलो सॉइल, है ना, वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, रेड एंड येलो, है ना, इग्नियस रॉक के टुकड़ों से बनी हुई वेदरिंग सॉइल है, जो थोड़ी सूखी होती है, मॉइस्ट होती है ना, और डेजर्टी एरिया के थोड़े आसपास, है ना, खुरदरे एरिया में ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो बात तो बिल्कुल सही है, जहां आपको रेड येलो दिखे वहां क्रिस्टलाइन पता चल जाएगा आपको किसका, इग्नियस रॉक के टुकड़े हैं, है ना, जो कि वेदर के एनवायरनमेंट के कारण होता है। ये बात भी बिल्कुल क्या है बच्चों, करेक्ट है। फिर देखो लेटराइट सॉइल रिच इन मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम, नहीं, लेटराइट सॉइल जो है मतलब एक तरह के रेड सॉइल, डार्क रेड सॉइल तरह की होती है, थोड़ी मॉइस्ट होती है, बट उसमें मैग्नीशियम जो है वो रिच नहीं होता, पोटास और लाइम रिच नहीं होता। तो सर ये किसके अंदर होता है, ये होता है बेटा ब्लैक सॉइल के अंदर। इसके अंदर ब्लैक सॉइल के अंदर ये क्वांटिटी मतलब ये क्वालिटी जो है वो पाई जाती है। इट मींस हमारा डी क्या हो जाएगा बच्चों, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ का डी आंसर कर लेना भाई, लेटराइट सॉइल नहीं होगा, वो ब्लैक सॉइल होगा। क्लियर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द एलुवियल सॉइल फाउंड इन इंडिया is formed from the silt deposit by the Indo-Gangetic, ठीक है, Indo-Gangetic ब्रह्मपुत्र रिवर्स, ठीक है। Which of the following region is responsible to form silt? अच्छा, कौन सा रीजन है जो सिल्ट फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है भैया? अब देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, जो अपने साथ में ये पूरा बहा के लेके आते हैं, वो कहां से आते हैं और इनकी बहाव की स्पीड वो कौन तय करता है? हिमालय, गैंगेटिक डेल्टा, नदर्न प्लेन या फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स तो होना रहा, क्यों सर, अलग रीजन चला गया पूरा। फिर बात करते हैं नदर्न प्लेन्स की। अरे तो प्लेन्स में आके उनका फ्लो नॉर्मल हो जाता है ना, और नॉर्मल फ्लो में कभी भी सिल्ट आप एक साथ नहीं बहा के ले जा सकते। इसीलिए तो कहते हैं कि डैम बनाने के बहुत सारे नुकसान, उसमें क्या है, एक फ्लो, वाटर के फ्लो कंट्रोल करना। क्या कर रहे हो आप, एक नेचुरल फ्लो से वाटर आ रहा है, डैम बनाया आपने, उसको भर दिया, फिर जब आप खोलते हो तो उसका फ्लो क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है पीछे आगे, जब फ्लो बढ़ता है ना, तो वहां का जो पूरा एक्वेटिक लाइफ है वो पूरा खत्म हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या है सर, नदर्न प्लेन से, तो यहां पे होने से रहा, क्यों, उनका नेचुरल फ्लो चल रहा है। गैंगेटिक डेल्टा, डेल्टा बनता है सिर्फ इकट्ठा होने से, ना कि उसका रीजन है। क्या बचा सर, हिमालय बचा ना, हिमालय के वहीं से तो इसके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जो कण हैं, एटम्स हैं, जो भी हैं, इकट्ठा होकर आते हैं ना, है ना, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ आके फॉर्म होते हैं नदर्न प्लेन्स के अंदर, फिर आगे डेल्टा बनाते उसी से, है ना। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा सर, हिमालय, ऑप्शन नंबर ए, है ना, 6 का ए। कंफ्यूज होने वाली कोई बात थी नहीं सर, सामने सीधा सा आंसर था। क्लियर है, बहुत इजी है। अगला करें, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल फ्रॉम द गिवन पैसेज। सर आपने, चलो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ना, पहले इसको करवा दो। ये बोल रहा है इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग, लीचिंग का प्रोसेस पढ़ा है। Due to heavy rain, these soil are acidic, generally deficient in plant nutrient and occur mostly in southern states. कौन से स्टेट में पाई जाती है बच्चों, सदर्न स्टेट में पाई जाती है, वेस्टर्न घाट में पाई जाती है, रीजन ऑफ जैसे कि महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये कौन सी सॉइल है जो पाई जाती है? पहला क्या बोला है, इसमें एसिडिक इसके गुण होते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, डेफिशिएंट है प्लांट न्यूट्रिएंट के अंदर। एंड तीसरा क्या रिजल्ट, किसका रिजल्ट है, इंटेंस लीचिंग का, ड्यू टू हैवी रेनफॉल। अब रेनफॉल आया ना सर, कौन सी बात करोगे, कोस्टल एरिया में जाओ, बीच में तो रुकना ही मत, नदर्न एरिया में रुकना मत, नदर्न एरिया में एलुवियल सॉइल है तो आप उसको वैसे हटा दो, है क्या इसके अंदर, ये लो, ठीक है। अब एरिड सॉइल की बात करें सर, ये तो राजस्थान उस वाली तरह की हो गया, ये तो करेंगे नहीं। पीछे बचा रेड एंड येलो या फिर लेटराइट सॉइल। अब रेड एंड येलो सॉइल हमने सर अभी अभी पढ़ा है ना, सॉइल वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। क्या है सर, वेदरिंग से होता है। फिर बच गया था लेटराइट सॉइल, है ना। लेटराइट सॉइल का मैंने आपको बताया नहीं कि ड्यू टू किस चीज से बनता है, इंटेंस लीचिंग जहां पे आ जाए, जहां पे वेदरिंग प्रोसेस के अलावा, वेदरिंग प्रोसेस तो उसमें हो गया रेड एंड येलो में, है ना, हैवी रेनफॉल से यहाँ इंटेंस लीचिंग हो रही है, एसिडिक रेन है, मतलब एसिडिक
गुण है उसके। और मेजर कहां पाई जाती है सर? सदर्न स्टेट के अंदर, यानी घाट का रीजन है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है और नॉर्थ ईस्ट का रीजन है। नॉर्थ ईस्ट की बात करो ना कि नॉर्थ की। इसको काट देना, लेटराइट सॉइल टिक कर लेना। क्लियर? मेरी बात समझ में आई है ना? यहां पे आपके पास रेड एंड येलो स्लोई सॉइल के बारे में बताया गया, बिल्कुल सही बात है। सॉइल वेदरिंग होती है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक के कारण। बट दूसरा, जहां इंटेंस लीचिंग प्रोसेस आ जाए, आपको क्या बताना है सर? लेटराइट सॉइल है। ठीक है, अब आपको एरिड सॉइल याद हो चुकी है, अब आपको एलुवियल सॉइल याद हो चुकी है, आपको लेटराइट सॉइल याद हो चुकी है, आपको रेड एंड येलो सॉइल याद हो चुकी है ना? क्या बचा है सर इसके अंदर? और बस इतना ही है। और अगर आपको यह पता लग जाए कि सर कौन कौन सी सॉइल में कौन कौन से प्लांट उग सकते हैं या फिर उगते हैं, आपको पूरे भारत की जो क्रॉप्स है, मेजर क्रॉप्स है, कमर्शियल क्रॉप्स है, फाइबर क्रॉप्स है, फूड क्रॉप्स है, सब पता होगी। और आप ये बता पाओगे बिना देखे सर कौन सी मिट्टी वहां पाई जाती है, कौन सी फसल है सर ये फसल यहां पे उगेगी और कहीं उग ही नहीं सकती, बात खत्म। क्या पता चला सर? चीजों को आसान करना, मतलब एक चीज को 10 तरीके से पढ़ा ना हमने। क्रॉप्स में पढ़ा, मिट्टी पढ़ेंगे हम, रेनफॉल पढ़ेंगे, है ना? मैं चाहूं तो ये तरीका बहुत लंबा हो सकता है। इन द सेंस कि देखो सिंपल सी बात मैं बताता हूं, क्या एक बहुत मस्त टेक्निक बताता हूं पढ़ने की। अगर आपको मेजर रेनफॉल पढ़ने हैं, है ना, आपने पढ़ लिया सर कौन कौन से एरिया में होता है, ठीक है, वहां की सॉइल पढ़ लो। सॉइल पढ़ने से क्या होगा सर? वहां पे कौन कौन सी क्रॉप्स लगाई जाती हैं, ठीक है। अब जब तुमने ये क्रॉप्स पढ़ी ना, तुम्हें पता चलेगा सर इस क्रॉप्स के लिए कितनी रेन जो है वो चाहिए होती है, वो वहां पे उगेगी, ठीक है। सर अगर हैवी रेनफॉल है तो कौन कौन सी सॉइल वहां पे फॉर्म हो सकती है, और आपसे पूछा कि सॉइल कौन सी कहां पर पाई जाती है, एरिया से याद होगा और आपको क्रॉप से और वहां के रेनफॉल से पता लग जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चीजें बहुत आसान है। इनमें से कुछ भी जो है वो आप अच्छे से पढ़ लो, आपको तीनों चीजें ऑटोमेटिकली याद होने लगेगी। समझ रहे मेरी बात? और जब आपने रेनफॉल को याद कर लिया तो आपको जो फिजिकल फीचर है ना, वो याद होने लगेंगे। और अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको रिवर्स जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और रिवर्स समझ में आया तो आपको रेनफॉल का भी पता लग जाएगा। और जब ये सब पता लगा तो सर यहां से सीधा सीधा आपको जितने भी फॉरेस्ट हैं वो पता लग जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं। आप एक दो चीज याद करोगे, आपको 3-4 चीजें ऑटोमेटिकली याद होने लगेगी, पर आपको कंटिन्यू फ्लो के साथ पढ़ना पड़ेगा, बस बात इतनी सी है, ठीक है। चलो इसका हमने कर दिया था, क्या 7th का क्या होगा बच्चों? डी होगा। क्लियर? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन झारखंड? अब झारखंड के अलावा दो नाम और लिख लो, झारखंड के अलावा आप लिखो मध्य प्रदेश, ठीक है, और लिखो आप छत्तीसगढ़, ठीक है। और अगर झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश पूछ ले यही क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पूछ ले यही क्वेश्चन, आपका आंसर हमेशा एक ही रहेगा। पहला देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग कब होगी? जब वहां पे जब जंगल हो बहुत सारे, है ना, माइनिंग नहीं होती हो, सिर्फ जंगल ही जंगल हो, तो ओवरग्रेजिंग हम सोचते भाई जमीनें खराब हो रही हैं, तो पर यहां तो रीजन होगा नहीं है। फिर ओवर इरिगेशन भी नहीं होगा, लैंडस्लाइड तो होती भी सुनी नहीं मैंने कभी, बचा पीछे माइनिंग। अगर मैं एक शब्द में बोलूं, झारखंड जो है ना उसको आप मिनरल्स का पावर हाउस कह सकते हो, है ना, या फिर कह सकते हो कि इंडिया की इंडस्ट्रियल बैटरी को चार्ज करने वाला स्टेट है, ठीक है। और अगर मिनरल्स का कोई आईपीएल होता तो भाई साहब ये झारखंड जो है वो प्लेइंग 11 में पक्का खेल रहा होता। हर तरह के माइंस, लगभग कोयला की बात कर लो, कॉपर की बात कर लो, है ना, काफी सारी माइंस इसके अंदर झारखंड में है। झारखंड के अलावा अब मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी, पर झारखंड टॉप में है। तो जब इतने सारे मिनरल्स यहां पर है तो किससे खराब होगा लैंड भाई? सर माइनिंग से।
क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? आगे चले, चलो ये क्वेश्चन तो हमारा क्या हो गया, 8th का बी हो गया। अब इस पे आओ 9th वाले पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज नॉन रिसाइकेबल, नॉन रिसाइक्लेबल? कोल, आयरन और कॉपर और गोल्ड, इनमें से कौन सा है जो रिसाइकल नहीं हो सकता? बताओ भाई, बच्चे को पता होगा। सर गोल्ड खराब हुआ, मेल्ट किया, रिसाइकल किया, जो भी हो गया दोबारा। आयरन और कॉपर सर रिसाइकल है। कोल जो है ना, वो एक बार जल गया ना तो सीधा राख ही बनेगी। राख से वापस कोयला बनेगा क्या? बनेगा मतलब नहीं बनेगा ना, खत्म हो गया सर, उसकी सारी जो ईंधन था ना वो निकल गया, अब कुछ नहीं बचा, बस नील बट्टे सन्नाटा है, बाबा जी की जय। तो मेटल्स जो हैं उनको रिसाइकिल किया जा सकता है, जबकि कोयले को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। साफ तौर पे सीधा सा आंसर था 9th का ए, समझ लो, बात खत्म। क्लियर? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। The oceanic resources beyond 200 nautical miles of exclusive economic zone can be termed as which of the following type of resources? अब यहां बात आ रही है नॉटिकल माइल। सर ये क्या होता है? देखो हमारी इंडिया की ये कोस्ट लाइन है सदर्न वाली। अब लैंड के बाद ये जो वाटर के अंदर डिस्टेंस शुरू होता है उसको हम नॉटिकल माइल्स में मापते हैं, पहली बात ये। और हर कंट्री के पास उनका नेशनल एक्सेस होता है 12 नॉटिकल माइल्स के बाद, माइल्स तक। इसके बाद वो चली जाती है नेशनल से इंटरनेशनल, है ना? तो यहां तो ना तो कोई कम्युनिटी की है ना इंडिविजुअल है, बचा नेशनल और इंटरनेशनल। बात करी है 200 नॉटिकल माइल्स की, तो किस पे चला जाएगा? इंटरनेशनल रिसोर्सेज में चला जाएगा। बट इंडिया के फेवर में ये बात आपको सबसे ज्यादा खास लगेगी, हैरान करने वाली, कि भैया इंडिया के पास जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सेस है। और जहां पे नॉर्मल एक्सेस क्या होता है? 12 नॉटिकल माइल्स, और इंडिया के पास कितना है? इससे डबल है ना? ये बात छोड़ो, ये वाली याद रखो कि इंडिया के पास यानी इंटरनेशनल रिसोर्सेज में भी 200 माइल्स तक का इंडिया के पास एक्सेस है। वहां से वो फिशिंग जो है ना, ऑयल जो है एक्सक्यूट करना, निकालना, वो सब प्रोसेस कर सकता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया की कोस्टलाइन सबसे बड़ी कोस्टलाइन है जो, और दूसरा पता है इंडियन ओशन, है ना? इंडिया की कोस्टलाइन और इंडियन ओशन दोनों इसके फेवर में है, इसीलिए इंडिया को इतना एक्सेस मिला हुआ है ना? तो अगर 200 के पार है तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज, और 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर है तो नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, तो 10th का हमें अभी के लिए क्या करना है? डी करना है। क्लियर? समझ में आया? इतना आसान था। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर? एक ऐसा एरिया जो एक से ज्यादा बार, एक ही एग्रीकल्चर ईयर में एक से ज्यादा बार बोया गया है, प्लस नेट सोन एरिया। अब यहां पे कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, सर ये नेट सोन एरिया और नेट सोन एरिया दोनों मैच है, और इसी तरीके से हम इसके आंसर को कंसीडर कर सकते हैं। बट ये मत भूलना बेटो, यहां पे 2 टर्म दी गई है आपको, है ना? एक एग्रीकल्चर ईयर दिया गया है जिसके अंदर 2 बार सोइंग की गई है, और प्लस नेट सोन एरिया, यानी दोनों टर्म दिए गए हैं। तो आप इसको परमानेंट पेस्चर में शामिल नहीं कर सकते। दूसरा, फैलो लैंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है। एंड थर्ड, नेट सोन एरिया, इसमें वो भी शामिल है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे? आप इसको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलोगे। क्रॉप्ड का मतलब क्या होता है? फसल उगाई गई जहां पे। तो ये टोटल क्या है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हम इसको कहेंगे। अगर आपसे ग्रॉस क्रॉप एरिया की डेफिनेशन पूछ जाए तो आप इन शॉर्ट इसको मेंशन कर सकते हो, द एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया नॉन एज और इट कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। क्लियर? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल इरोजन शोन इन इट। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? सॉइल इरोजन मिट्टी का कटाव या फिर मिट्टी का बह जाना, मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होती है ना उसका बह जाना। अब हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। पहला कह रहा है शीट इरोजन। शीट इरोजन कब होता है? जब हैवी रेनफॉल के कारण मिट्टी की ऊपरी लेयर पूरी जो एक साथ बह जाती है, उसे हम शीट इरोजन कहते हैं। क्लियर? दूसरा है विंड इरोजन। विंड में पता है आपको सर, हवा के बहाव से, है ना, स्पीड ऑफ विंड की मदद से अगर कोई सॉइल की ऊपरी लेयर जो है वो साफ हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा?
विंड इरोजन होगा। फिर है आपके पास गली इरोजन। गली, इस वर्ड को सिंपल ही रखना, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत होने दो। गली मतलब क्या होता है सर? घर से गुजरने वाली गली, है ना, मतलब कि एक रास्ता। तो इसमें क्या होता है, इसमें पानी या फिर हवा की मदद से ऐसी गलियारे या फिर छोटी छोटी गलियां जो है वो बन जाती है, मोस्टली पानी के बहाव से ये होता है, और इसी को हम बोलते हैं गली इरोजन। तो हमसे पूछा गया था फोटो में हमें कौन सा इरोजन दिखाया गया है, तो सर सिंपल है गली इरोजन, जिसमें गलियारे बनकर मिट्टी का पूरा बहुत हैवी जो है सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, डैश इन द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। याद आया कुछ? फर्स्ट चैप्टर, अर्थ समिट एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो, जो कि कहां हुआ था? ब्राजील में हुआ था, और इसे रियो डी जेनेरियो समिट के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम अर्थ समिट भी कह देते हैं। ठीक है, इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। इसके तहत कौन सा डिक्लेरेशन जो है वो साइन किया गया था? देखो, हमें ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है, 3 टॉपिक है लगातार उसी पेज पर है ना सर। पहले एनवायरमेंट हेल्प की बात की गई थी, अर्थ समिट, है ना। फिर जो उसके जस्ट नीचे रियो डी जेनेरियो की बात की गई है, और उसके जस्ट नीचे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा गया है एजेंडा 21, है ना। उसी एजेंडा 21 में ये सारी बातें की गई थी, किसके रिगार्डिंग? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, जिसके किसी को हार्म भी ना हो और डेवलपमेंट भी नेचर का होता रहे। तो क्या हो जाएगा? 13 का सी, इसमें एजेंडा 21 शामिल है। क्लियर? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस अ रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज द रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। मतलब इनमें से कौन सा मेथड है जिसकी मदद से हम ये कहते हैं कि कोई भी रिसोर्सेज जो है वो रिन्यूएबल होगा या फिर नॉन रिन्यूएबल होगा। सिंपल सी बात है, अगर हम पेन की बात करते हैं, हमारा पेन अगर खत्म हो जाए या फिर हम इंक वाला पेन यूज कर रहे हैं, अगर वो खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे सर? उसको रिफिल करेंगे, है ना। तो किसके बेस पर कर रहे हैं हम ये फैसला? सर यूज के बेस पर, यानी जैसे ही वो पेन खत्म हुआ हमने नया पेन या फिर नई रिफिल, जिस भी हिसाब से है। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। क्या हम इकोनॉमिक फिजिबिलिटी पे ये कह सकते हैं क्या कि कोई रिसोर्सेज रिन्यूएबल होगा या नॉन रिन्यूएबल? नहीं कह सकते सर। बी है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी खत्म होने यानी फिनिश होने के उस पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये सोर्स क्या है, रिन्यूएबल है या फिर नॉन रिन्यूएबल है। कोई पर्टिकुलर हमारे पास एक फिक्स अमाउंट में कुछ था, वो खत्म हो गया है, अब या तो वो रिफिल हो जाएगा या वो नया आ जाएगा, हम दोनों में से ये करते हैं। तो रिसोर्सेज जैसे कि सोलर एनर्जी है ना, आज चला गया कल अगले दिन फिर से आएगा। विंड एनर्जी है सर, आज का हो गया कल फिर से हवा चलेगी, है ना। और अगर कोई कोयला खत्म हो गया तो क्या कल मिल जाएगा वापस वहीं से? नहीं सर, उसको टाइम लगेगा। जहां से हम रिसोर्स गेन कर रहे हैं ना, टाइम लगता है, और ये टाइम कितना लंबा लगेगा उसके बेस पर भी हम बता देते हैं कि सर कौन सा रिन्यूएबल है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल है। तो किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ exhaustibility and C on the basis of its technological accessibility। अगर हम टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनको निकालने के लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है ना। बेस्ट एग्जांपल है, आपको एग्जांपल किसका देते हैं सर? H2O का दे देते हैं। किसका है सर? वाटर का है ना। इसको अलग करो सर, हाइड्रोजन है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव रिएक्टिव गैस है, और फिर ऑक्सीजन, इसी को क्या करती है? एक्टिव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, बर्न करने के लिए, जलाने के लिए, और इन दोनों का मिलन एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जो इसी आग को क्या करता है? बुझाता है ना। तो जब तक हमारे पास इन दोनों से अलग चीजें बनाने या फिर इन दोनों गैसों से पानी बनाने का टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती, तब तक हम यही कहेंगे कि हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। क्लियर? बहुत सिंपल सा स्वीट सा फंडा है। फिर ऑल ऑफ दिस सर ये तो होगा ही नहीं। तो हमारे पास क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 14 का बी आंसर आ गया,
है ना इजी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, सॉइल इज कंसिडर्ड एज ए रिसोर्सेज बिकॉज। अच्छा, सॉइल को एज ए रिसोर्सेज कंसिडर्ड क्यों किया गया है। अब देखो जितने ही कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री के क्वेश्चन थे ना, उतने ही आसान ज्योग्राफी के हैं। क्यों सर आसान क्यों है, क्योंकि हमने पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है और सेकंड चैप्टर आते आते हम कहां घुस जाते हैं, हम इंडिया और उनकी कंट्री और इनमें घुस जाते हैं, है ना, बाउंड्रीज वगैरह में, इनके रिसोर्सेज में। तो हम बेसिकली एक चीज तो है प्रॉपर एंड तक पढ़ते हैं बुक के अंदर, इसलिए हमारा ये पार्ट क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्या कह रहा है, इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट्स ग्रोथ। ये क्या है, ये प्लांट्स ग्रोथ का मीडियम है। सिर्फ यही है क्या, सिर्फ सॉइल में प्लांट ही उगा सकते हैं क्या, नहीं सर, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बच्चे मिट्टी खाते भी तो है, ठीक है, चलो इसको कंसिडर नहीं करते। फिर कह रहा है न्यूमरस मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सॉइल। अच्छा, कि कुछ मिनरल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं सॉइल से। हाँ, हम ये मान सकते हैं, बट क्या केवल इसकी वजह से हम सॉइल को एज ए रिसोर्सेज कंसिडर करते हैं, नहीं सर। सी इट सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। इट सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग, और जी हाँ, अर्थ पर क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है। ये बात भी सही है ना। अगर हम इंडिविजुअली देखें तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर हमारा डी ऑल ऑफ दीज। और सॉइल को नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। क्यों सर, 1 ईयर एग्रीकल्चर का हुआ, सेकेंड ईयर फिर से उसी मिट्टी में, है ना, क्या हो जाता है, वो वापस रिसाइकल होके अपनी एक बेस्ट फॉर्म में आ जाती है ना, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके और मिनरल जो भी करके आ जाती है। और फिर हम अगले साल क्या करते हैं, फिर उसमें एग्रीकल्चर करते हैं सेम मिट्टी के अंदर। इसीलिए क्या है सॉइल, सॉइल एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। और ये सारे ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन आया, ऑल ऑफ दिस, तब हमने इसको एक्सेप्ट किया। अदरवाइज अगर सिंगल की बात करें तो हमें सारे ऑप्शन कंसीडर करने पड़ेंगे। क्लियर, चलो यहां पे 15 का हमारे पास क्या हो गया, डी हो गया। अगला देखो बच्चों, ये आपके लिए क्वेश्चन है ना, और ये हर बार फिक्स्ड है, सीबीएसई और आरबीसीएमई इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछ लेता है ना। अच्छा, आंख खोलेगा पहला दूसरा क्वेश्चन ये मिल जाएगा आपको, है ना। और याद रखना है, भूलना नहीं है। ये कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इज डिजायर्ड इन जियोग्राफिकल एरिया to maintain ecological balance as outlined in the national forest policy। national forest policy के अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज फॉरेस्ट होने ही चाहिए। अगर उससे कम है तो डरने की बात है, ज्यादा है तो अच्छी बात है ना। कितने परसेंट होने चाहिए, तो देखो हम क्या कहते हैं कि सर मोस्ट प्रोबेबली कोई भी बोर्ड है वो कितने परसेंटेज में पास कर देता है आपको, ऑलमोस्ट, है ना। कहते हैं ना सिर्फ 33% लियो तुम पास हो जाओगे, है ना। बोर्ड के जितने पासिंग परसेंटेज हैं उतने ही पासिंग परसेंटेज किसके हैं, फॉरेस्ट पॉलिसी के हैं। किसके हैं, फॉरेस्ट पॉलिसी के। ये मैं आपको सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूं कि आपको कैसे याद रखना है ना। फॉरेस्ट पॉलिसी इज इक्वल टू बोर्ड पासिंग परसेंटेज। क्लियर, तो कितने हैं, 33%, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए, चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 17। On the basis of ownership, banana plantation is an। अच्छा, ऑनरशिप के बेस पर बनाना प्लांटेशन यानी केलों का प्लांटेशन जो है वो क्या है, क्या ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, क्या ये कम्युनिटी रिसोर्सेज है, या ये नेशनल रिसोर्सेज है। देखो बनाना का प्लांटेशन है ना, कोई भी कर सकता है ना, कोई भी। मनाही है क्या किसी को कि नहीं, अलाउड ही नहीं है। सिर्फ नेशन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इसका प्लांटेशन करेगी, या फिर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट है या कम्युनिटी वही करेगी, नहीं है ना ऐसा। तो क्या है सर, इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, 17 का है। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, बस हाँ कॉम्प्लिकेटेड बहुत कर देता है अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो। 18 देखो, द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन हरियाणा। हरियाणा में लैंड डिग्रेड होने का मेन कॉज क्या है, ऑप्शन क्या कह रहा है, माइनिंग। हरियाणा में माइनिंग होती है क्या, होती है क्या, इस लेवल पे होती है, अगर होती होगी तो भी नहीं होती ना, क्योंकि सर हमने पढ़ा नहीं है हरियाणा में माइनिंग का। ऑलमोस्ट हमने कहां पढ़ा है सर, याद रखना, हमने पढ़ा है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, है ना, जिसमें झारखंड में हमने सबसे ज्यादा पढ़ा है
फिर है ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग या फिर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। देखो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस कब होंगे, जब इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप होगी वहां पर, है ना, तो इसकी वजह से तो लैंड डिग्रेड नहीं हो रहे हैं। अब बचा ओवर इरिगेशन या फिर ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग कब होता है, जब वहां पे सिर्फ जंगल हो। क्या वहां पे सिर्फ जंगल है क्या? नहीं सर, बट ओवर इरिगेशन जो है वो एक कॉज है किसका, हरियाणा में लैंड डिग्रेडेशन का, है ना, सैलिनिटी और एल्कनिटी की वजह से। अब ज्यादा ओवर इरिगेट करोगे तो ये होगा मिट्टी के अंदर, है ना, और उसके अंदर क्या होता है, लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहे हैं एग्रीकल्चर, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का हमें आंसर करना है बी, ओवर इरिगेशन, यानी जरूरत से ज्यादा खेती जो है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स पता ही आपको, है ना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 19 क्या कह रहा है, लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर इज कॉल्ड। अब ऐसी जमीन जिसको 1 से लेकर 5 एग्रीकल्चर ईयर तक खाली छोड़ दिया जाए, किस लिए, ताकि मिट्टी जो है उसकी पावर जो है वो वापस रिस्टोर हो जाए, उसके मिनरल रिस्टोर हो जाए, उसका नाइट्रोजन जो है वो वापस रिस्टोर हो जाए, ताकि जमीन पर अच्छी खेती किया जा सके। एक तो ये होता है ना। दूसरा इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड का मतलब क्या होता है कि आपने एक बार खेती करी, फिर अगले साल के लिए छोड़ दिया और फिर अगले साल खेती करी, मतलब थोड़ा रिलैक्स दिया है जमीन को और फिर अगले साल कर दी, तो वो कहलाता है करंट फैलो लैंड। अब जबकि हमारे यहाँ पर क्या 1 से 5 एग्रीकल्चर ईयर दे रखा है। दूसरा परमानेंट पेस्चर का मतलब क्या है कि जमीन को परमानेंटली पेस्चर के लिए, यानी कि चारागाह ग्रेजिंग के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसको परमानेंट पेस्चराइज या पेस्चर हम कहेंगे। देन करंट फेलो यहां पे होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 1 साल 2 साल में गैप देते हैं, यहां पे 5 साल है, तो इस लैंड को हम क्या बोलेंगे सर, अदर देन करंट फेलो लैंड। ठीक है, फिर डी है नेट सोन एरिया। अब ये नेट सोन एरिया क्या है सर, नेट मतलब कुल, सोन मतलब बोया गया एरिया, है ना, 1 साल के अंदर कुल बोया गया एरिया, बट हमारा इस जमीन को खाली छोड़ा गया है 5 साल के लिए, तो 19 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या है सर, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आ जाता है ये, ठीक है, सिंपल फॉर्म। बायोटिक क्या आता है सर, लिविंग थिंग्स के अंदर। अब यहां पे देखो लिविंग थिंग्स क्या है सर, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमंस है, क्या आ जाएंगे सर, ये बायोटिक के अंदर आ जाएंगे, बात खत्म। अब यहां पे हमारे पास क्या है सर, एयर बचा, ऑप्शन ए क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना, अबायोटिक रिसोर्स आ जाएगा 20 का ए, इतना आसान है। क्लियर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या कह रहा है, अचीवर हॉट सेक्शन बहुत ज्यादा, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है बेटा, है ना, और ओलंपियाड में इससे क्वेश्चंस आते हैं, और अब सीबीएसई भी यही पैटर्न फॉलो करने लग गया है। क्यों, स्टेटमेंट दिए जाते हैं, स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, तो दोनों के लिए आपको बेस्ट फायदेमंद है। क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट, द डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज अ मेजर कंसर्न फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है सर, डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का घटता, यानी खत्म होना, मेजर कंसर्न लिया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है अभी तक। अगला देखो स्टेटमेंट 2, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखो यहां पे क्या था, नॉन रिन्यूएबल की बात करी और फिर से यहां नॉन रिन्यूएबल की बात करती। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज फॉसिल फ्यूल्स आर फाइनाइट एंड देयर एक्सट्रैक्शन एंड यूज कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज। अब सर दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे रिलेट करते हैं। पहला इसने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए टर्म बताई, फिर बताया इसने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो हम क्या बोलेंगे सर, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और पहला दूसरा स्टेटमेंट जो है वो अनदर की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी सेकंड वाला जो है फर्स्ट की क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देन यहां पे ऑप्शन हमारा आंख बंद करके होगा, क्यों, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट नॉट ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। क्यों, क्योंकि सर यहां पे नॉन रिन्यूएबल की बात ऊपर की है, नीचे हमें उसी को तो एक्सप्लेन करा है कि नहीं। हाँ, तो हमारा 21 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्या कह रहा है 22, सॉरी क्या कह रहा है 22, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल मार्क
as x y z in the given map of India and select the correct option। देखो जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी, सीधी सी बात है, तुम्हारे सामने ये मैप है, हालांकि बुक में तो हमें यहां पर दिया गया है पर विजिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस फोटो को जूम करके बताया गया आपको, पहली बात। दूसरी क्या है, अरे सॉइल को सीधा दिमाग में रखना है, कैसे? सर इंडिया के नॉर्थ रीजन से शुरू हो जाओ, क्या है सर? माउंटेन है, तो कौन सी सॉइल हो जाती? माउंटेनियस या फिर फॉरेस्ट सॉइल हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर ये वाली? माउंटेनियस या फिर फॉरेस्ट सॉइल, इसको हम कह देते हैं, बात खत्म। फिर जस्ट नीचे आओ, नॉर्दर्न प्लेन। सर इंडिया का सबसे ज्यादा कल्टीवेटेड एरिया और बेस्ट सॉइल कौन सी है? एलुवियल सॉइल है। कौन सी हो जाएगी सर ये? एलुवियल सॉइल हो जाएगी, ठीक है। अरे इतना एक बार रखो ना याद, झंझट खत्म। राजस्थान में जैसलमेर में डेजर्टी एरिया है, डेजर्टी एरिया कौन सा हो जाएगी? एरिड, मतलब सूखी मिट्टी है ना, बालुई मिट्टी, एरिड सॉइल, ठीक है। फिर आओ सर पूरा पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र यानी कि प्लेट्यू एरिया, कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? या फिर रेड या फिर ब्लैक, तो क्या लिखेंगे यहां? सर ब्लैक सॉइल यहां पे मोस्टली मिलती है, बात खत्म, ठीक है। फिर अब चले जाओ इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, कोस्ट में है कौन सी है? सर लेटराइट सॉइल है, ठीक है। और बाकी बची हुई कौन सी है? सर रेड एंड येलो सॉइल। और कुछ बचा? येलो पूरे इंडिया को होगी। अब ये क्या पूछ रहा है? सर एक्स में कौन सी है? एक्स में एरिड सॉइल है, ठीक है। फिर वाई में कौन सी? वाई का है ये रहा, सर ये तो लेटराइट सॉइल है, ठीक है। फिर जेड की बात करें, जेड का है? जेड ये रहा, अरे एलुवियल सॉइल है ये तो, है ना। कहां है? देखो ना, तो ये होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये रहा ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा 22 का ए। बस इससे ज्यादा इस मिट्टी में और कुछ नहीं है। तुम्हें अगर ये याद हो गया ना, तुम्हें रेनफॉल भी याद हो जाएगा, तुम्हें वहां के प्लांटेशन, क्रॉप्स और एनवायरमेंट वो भी पता हो जाएगा। बस इतना आसान है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट विच वंस आर ट्रू एंड विच वंस आर फॉल्स। अच्छा ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। अब देखो पहला कह रहा है ब्लैक सॉइल इज जनरली पुअर इन मैग्नीशियम कंटेंट। अरे ब्लैक सॉइल में मैग्नीशियम तो ज्यादा होता है, भर भर के होता है, जबकि फॉस्फोरिक कंटेंट जो होता है वो होता है कम। तो यहां मैग्नीशियम की जगह अगर हम फॉस्फेरिक कंटेंट लिखें तो ये ट्रू होता, बट अभी के लिए क्या है? ये फॉल्स है, ठीक है, ठीक है। अगला देखो, रेड सॉइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रोग। जी हाँ, क्या हो गया? डिफ्यूजन ऑफ आयरन और इन क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रोग, ये बात तो सही है, ट्रू हो गया, ये बात खत्म। फिर अगला देखो, रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल कॉल गलीज, है ना। क्या कह रहा है? रनिंग वाटर किस हो सकता है? या तो सर नदी का होगा, झरने का होगा, बारिश का होगा, किसी का भी हो सकता है ना। गलियारे बना लेते हैं जिनको हम गली कहते हैं, बहुत ट्रू है, ये डेफिनेशन आप उसमें लिख सकते हो गली इरोजन वाले में, ठीक है। अगला देखो, स्ट्रिप क्रॉपिंग हेल्प टू कंट्रोल सॉइल इरोजन बाय विंड, है ना। स्ट्रिप क्रॉपिंग जिसमें पट्टियां लगा जाती है या फिर बाढ़ बना दी जाती है जिससे सॉइल का इरोजन नहीं हो। बात बिल्कुल सही है। तो देखो पहला फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू है, पहला फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 23 का ए। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट। अच्छा इनकरेक्ट है मतलब एक ही होगा, किसमें? खादर और बांगर में। अरे यार क्या पूछ लिया इसने, बहुत ही आसान, चलो पढ़ के बताते हैं। पहला बोल रहा है इट इज अ न्यू एलुवियल सॉइल। खादर क्या है? खादर सर ये नई वाली एलुवियल सॉइल है, ठीक है। तो नई वाली एलुवियल सॉइल क्या होगी? ज्यादा कल्टीवेटेड होगी, ठीक है। ये न्यू एलुवियल सॉइल है और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है, ठीक है। अगर खादर नई वाली है तो बांगड़ क्या होगी? पुरानी वाली होगी, ठीक है, याद हो गया। फिर देखो, इट हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स। अब खुद सोचो कि सर अगर खादर में, सॉरी एलुवियल में, नई एलुवियल सॉइल है, उसमें अगर बड़े कंकर के नोड्यूल्स होंगे तो फसलें क्या उग पाएगी? क्या कट जाएगी ना, वो तो टूट जाएगी ना, वो तो इतनी सॉफ्ट क्रॉप तो होती है उसमें। तो यहां पे
खादर की बात करें, खादर, खुदरीला, है ना, ऐसे याद रखना है आपको। बट इसमें हाई कंसंट्रेशन नोड्यूल्स नहीं होते, इसमें फाइन पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इसमें फाइन पार्टिकल होते हैं। तो नहीं समझ मैंने अभी कहा ना कल्टीवेटेड, तो कल्टीवेटेड होते ही इसमें सारी खूबी कौन सी हो जाएगी? कल्टीवेटेड वाली, जिसमें हम फसलें उगा सकते हैं। तो कंकर के नोड्यूल्स बहुत फाइन पार्टिकल होंगे इसमें, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा भाई। इट हैज मोर फाइन पार्टिकल, देखो ये वाला इसका है, ये वाला इसका है ना, ये भी यहाँ पे फॉल्स, इनकरेक्ट में मिल गया। कौन सा वाला है सर? बी वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना। जबकि होना क्या चाहिए था? यहां खादर के अंदर, खादर में लिखना था इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल। ठीक है, ये तो कौन सी होती? खादर होती। फिर बैंगर सीमेंट की तरह। ठीक है, क्या है? इट हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स। कंकर मतलब क्या होते हैं? कंकर मतलब पत्थर होते हैं, छोटे छोटे रॉक होते हैं, बस बात सीधी सी है। फिर अगला देखो, इट फाउंड नियर रिवर डेल्टा एंड फूड प्लेन्स। क्यों? क्योंकि सर एलुवियल सॉइल है, तो कहां मिलेगी? डेल्टा एरिया में मिलेगी। और पुरानी है, कहां मिलेगी? फाउंड फार अवे फ्रॉम रिवर एंड हायर लेवल, और उनसे आगे ये मिलेगी। तो यहां पे हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, हमें ढूंढ लिया। 24 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। हमें ढूंढना है इनकरेक्ट कौन सा है, चलो ढूंढते हैं। कह रहा है वंस द लैंड इज डिग्रेडेड इट कैन नॉट बी रिवर्टेड। अब देखो यहां पे दो दिमाग आते हैं। पहला कि अगर कोई लैंड डिग्रेड हो चुका है तो हमें उसे वापस रिवर्ट नहीं कर सकते, बट क्या ऐसा एक्चुअली ऐसा होता है क्या? नहीं। आपको याद है मैंने शायद इस चैप्टर में या फिर पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी किसके बारे में? हमने बात करी थी पंजाब हरियाणा वाले एरिया के बारे में, याद है? जब सेमी कल्टीवेटेड एरिया को मेजर कल्टीवेटेड एरिया में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा था ब्रिटिशर्स ने? कैनल्स बनाए थे, कैनल सिस्टम बनाया था पूरा का पूरा, है ना। तो वो तो सर आप बोलोगे सर ये तो वो सेमी कल्टीवेटेड के लिए था, पर अगर कोई लैंड डिग्रेड हो चुका है उस पर अगर हम अच्छा मैनेजमेंट करें, है ना, अच्छी तरह के उस सोइल को रिवर्ट किया जाए, उसमें न्यूट्रिएंट डाले जाए, नाइट्रोजन डाला जाए और अच्छे से इसको ध्यान रखा जाए, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि हम उसको वापस रिवर्ट कर सकते हैं। और ऐसा बहुत सारे केसेस में हो चुका है। बात करें राजस्थान की, जहां पे बालू मिट्टी पे कोई फसल नहीं उगती थी, बट धीरे धीरे टाइम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें भी फसलें उगा रहे हैं। जैसे नहर आई, है ना, नहर लगी इंदिरा गांधी नहर, क्या होगा? राजस्थान का काफी सारा इलाका कल्टिवेटेड होने लग गया। तो हमारे पास तो क्लियर विजिबल एविडेंस है, तो हम तो इसको गलत मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा पॉसिबल ही नहीं है, बट जबकि ऐसा पॉसिबल है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। बोलो फिर देखो, द शेल्टर बेल्ट हैव कंट्रीब्यूट टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। शेल्टर बेल्ट, जी हाँ बिल्कुल बात सही है। और कहां स्टेबलाइज करना है? डेजर्ट वेस्टर्न इंडिया के अंदर। बिल्कुल राजस्थान जैसलमेर आपके पास एग्जांपल है, ट्रू हो जाएगा ये। फिर देखो, इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालयाज द सॉइल एक्सपीरियंस डेंटुडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। अब सर बर्फ है तो क्या होगा? वहां ह्यूमस कंटेंट होगा ही नहीं, बात ही खत्म, जम जाएगा ना पूरा। ठीक है। फोर देखो, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, प्रॉपर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस कैन रिड्यूस सॉइल इरोजन। अरे सॉइल इरोजन को रिड्यूस नहीं करेंगे, क्या करेंगे? लैंड डिग्रेडेशन को रिड्यूस करेंगे। ठीक है जी हाँ, तो क्या हो जाएगा? ये फोर्थ हो जाएगा। अब हमारे पास स्टेटमेंट पहली और स्टेटमेंट फोर्थ, ये दोनों क्या है? ये दोनों फॉल्स। देखो सी में देखो क्या है? फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आई होप हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आई होप चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर सच में पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।